हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जनरल साइंस की एक और वीडियो लेकर मैं आप लोगों के आगे हाजिर हूँ। तो आई होप आप लोगों ने पिछली जनरल साइंस की सारी वीडियोस देखी होंगी, राइट? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, ठीक है? और जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बोलूँगी जिसमें भी जनरल साइंस आने वाली है ना, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, सारे के सारे, ठीक है? चलिए, तो आज नए 10 क्वेश्चन के साथ हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि हमारे पास वाक्य है ना। देखो, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, क्योंकि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। सफेद लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है, जो कि है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए लिखनी है। बस इतना याद रखना, हर सफेद लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है, जो कि लिखते हैं हम विबग्योर से। वी यानी वॉयलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, वाई यानी येलो यानी पीला, ओ यानी ऑरेंज यानी संतरी, और आर यानी लाल यानी रेड। क्लियर है? चलिए, अगली चीज सुनिए। जब सन से प्रकाश हम पर आ रहा होता है, तो रास्ते में क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल से प्रकाश टकराएगा, टूटेगा, टकराएगा, टूटेगा, टकराएगा, टूटेगा। यानी कि हर बार प्रकाश 7 रंगों में टूट रहा है, लेकिन नीला रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूटता है। बात समझ में आई? इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? आंसर जाएगा विसरण के कारण, प्रकाश के विसरण यानी प्रकाश की स्कैटरिंग के कारण प्रकाश हमें, लाइट की स्कैटरिंग के कारण हमें प्रकाश नीला दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? अभी मैंने बताया, हर सफेद किरण में 7 रंग। तो यहाँ पर लिख दो, 7 रंग होते हैं भाई सूर्य की किरणों में, ठीक है? एक और चीज बताती हूँ, सूर्य हमारा किन तत्वों से मिलकर बनता है? तो सूर्य बनता है स्टूडेंट हाइड्रोजन और हीलियम से। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनता है सूरज। ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन ज्यादा होता है। याद रखोगे, सूरज के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम नाम के 2 तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? पहला क्वेश्चन, मैम ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और ये डायरेक्ट करंट क्या होता है? बाद में बात करेंगे ना बदलने की, तो है ना भाई। चलिए मैं बताती हूँ। देखो, कई बार ना ऐसा होता है, हम जब करंट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कभी आप कहते हैं ना घर में, यार अभी तो ना वोल्टेज बहुत तेज आ रही है, अभी तो वोल्टेज बहुत डिम आ रही है, कभी वोल्टेज तेज, कभी वोल्टेज डिम। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती। यानी कि कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम मिलेगी हमें, ऐसी होती है प्रत्यावर्ती धारा। जबकि डायरेक्ट यानी दिष्ट क्या होता है? जब हमने फिक्स कर दिया कि आपको इसमें से 10 वोल्टेज ही आएगी, तो वो हमेशा 10 वोल्टेज ही आती है, तो वो होती है डायरेक्ट करंट। बात समझ में आई? जब करंट की वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट करे यानी ऊपर नीचे करे, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जब करंट की वैल्यू फिक्स हो, तब बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है? अब अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, उसको हम डीसी में बदलना चाहते हैं, तो लगाते हैं एक मशीन जिसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर एक यंत्र है जो कि एसी को डीसी में यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। क्लियर है बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के बल्ब में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए बिजली का बल्ब बना देते हैं। तो बिजली का बल्ब कुछ इस तरीके से ना फिलामेंट से मिलकर बनता है, और फिर इसके ऊपर होता है ये कांच, और फिर ये चसता है तो रोशनी रोशनी हो जाती है। ये है हमारा बिजली का बल्ब। इसमें कौन सी फिलामेंट होती है स्टूडेंट? तो ये जो आपको दिख रही है ना, जरा रंग बदल के दिखा दिया जाए आप लोगों को। यस, ये जो आपको दिख रही है ना, ये होती है फिलामेंट, और ये बनी होती है टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन, एक धातु होता है टंगस्टन, ठीक है? इसको W से लिखा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? W। तो टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिससे कि बल्बों की फिलामेंट बनती है। ऐसा क्यों? देखो, आपने कभी सोचा है, जब बल्ब जलता है बहुत रोशनी देता है, लेकिन वो साथ ही साथ बहुत गर्म हो जाता है, यानी कि वो बहुत सारी हीट बना रहा है। और जब जब किसी चीज से हीट निकलेगी तो उसके अंदर की चीजें तो जल के भुन के राख हो जाएगी, है ना?
लेकिन टंगस्टन की खास बात ये होती है कि ये बहुत तेज तापमान पर भी नहीं पिघलता, यानी कि इसका गलनांक बिंदु बहुत अधिक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये पिघलता नहीं है, इसीलिए इस्तेमाल होता है। सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड ने किसके बारे में बताया? भाई पूछ लेते हैं रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड जी आपने किस बारे में बताया था भाई? तो देखो हमारी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूँ। दुनिया में जितने भी पदार्थ है, यानी कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं, वो सभी मिलकर बनते हैं कुछ कणों से, और उस कणों को बोलते हैं परमाणु, यानी कि एटम बोलते हैं। ये बात बताई हमें डाल्टन साहब ने। किसने बताई ये बात? डाल्टन साहब ने। एक क्वेश्चन आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। क्या बोला मैंने? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैं आपको पेन दे दूं, चाहे मैं आपको चौक दे दूं, हर एक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और उन कणों को बोलते हैं परमाणु, यानी एटम। एक एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? तो ये मैंने एटम बना दिया, ठीक है? ऐसा नहीं होता एटम एक्चुअली। एटम के अंदर बीचों बीच एक नाभिक होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है बीचों बीच, यानी केंद्रक होता है या नाभिक होता है, ठीक है? इस न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन बैठते हैं इसके अंदर? इसके अंदर बैठते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, धनात्मक चार्ज वाले, और न्यूट्रॉन मतलब शून्य चार्ज वाले। और इनके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं। क्या होती हैं? कक्षाएं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। ये मैंने क्या बनाई? ऑर्बिट या शेल बोलते हैं इसे, कक्षा या कक्ष, ठीक है? और इन ऑर्बिट के अंदर बेचारे बैठे होते हैं, बेचारे तो नहीं, इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये होता है एटम। एटम के पास बाहर होती हैं कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक चार्ज वाले, और बीच में होता है नाभिक जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड साहब वह थे जिन्होंने इस बीच वाले भारी संरचना के बारे में बताया, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बताया। बात समझ में आई? तो न्यूक्लियस के बारे में बताया किसने? रदरफोर्ड ने। केंद्रक या इसी को बोल देते हैं नाभिक। केंद्रक बायोलॉजी में बोलते हैं, केमिस्ट्री में नाभिक बोलते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज की रदरफोर्ड ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी क्या होता है? एलपीजी जो घर में सिलेंडर आते हैं ना, वो एलपीजी होते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो होती है एलपीजी की फुल फॉर्म, यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस, ठीक है? इसके अंदर मेनली क्या होता है? देखो इसमें मीथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है स्टूडेंट इसमें ब्यूटेन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। तो याद रखिएगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। और एक और क्वेश्चन बताती हूँ इसी के साथ। आपने सुना होगा, सुना क्या होगा? आपने देखा होगा जब सिलेंडर जलता है, यानी कि सिलेंडर से गैस निकलती है, तो उस गैस में से एक स्मेल आती है। वो स्मेल किस चीज़ की होती है? पहले जब गैस बनाई गई ना, तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती थी, जिस वजह से दुनिया वालों को लगा कि भाई अगर एलपीजी के सिलेंडर में से स्मेल नहीं आई तो सारी जगह पे अगर गैस फैल भी जाएगी तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, और वहाँ पर तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम अंदर बैठे होते हैं, अरे यार गैस की स्मेल आ रही है, एक बार किचन में चेक कराते हैं, होता है ना ऐसा। तो स्मेल आने की वजह से आप चेक करने चले गए, अगर स्मेल ना आती तो गैस लीक होती रहती, और घर हो सकता है, घर या जहाँ पर भी सिलेंडर चल रहा है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता, तो वो तो हो गया खतरनाक। इसीलिए एलपीजी में एलपीजी सिलेंडर पे से स्मेल आनी जरूरी है, और स्मेल के लिए उसमें डाला जाता है स्टूडेंट एक खास पदार्थ जिसे बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन। क्या बोलते हैं? इथाइल मरकैप्टेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, ठीक है? ये डलता है तभी उसमें से स्मेल आती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस जिसे सिन गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सिन गैस भी कहते हैं। ये मिलकर बनता है दो गैसों से। कौन कौन सी है दो गैस? वो दो गैस है कौन सी? कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन, CO और H2, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। खाना सोडा किसका नाम होता है भाई? ईटिंग सोडा। हम कौन सा सोडा खाते हैं? हम बेकिंग सोडा खाते हैं। आपने घर में सुना होगा कि जब केक बनता है या ढोकले बनते हैं, इडली बनती है, डोसा बनता है, तो उसमें एक पाउडर डाला जाता है सफ़ेद रंग का, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। उसी को खाना सोडा या खावड़ सोडा बोलते हैं। फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। सोडियम यानी Na, H यानी हाइड्रोजन, CO3 यानी कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जो कपड़ों से रंग उड़ाने में, कपड़ों को ब्लीच करने में इस्तेमाल होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है? जब कैल्शियम ऑक्साइड में क्लोरीन गैस पास की जाती है तब बनता है CaOCl2। तो कौन सी गैस पास की? क्लोरीन गैस पास की। तो आंसर मिल गया आप लोगों को कि ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस के पास करने से बनता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो चलिए बैटरी देखते हैं। कुछ इस प्रकार की होती है बैटरी, होती है ना इस प्रकार की बैटरी, ऐसी सी होती है बैटरी, ऐसी सी होती है। तो इसके बीच में यहाँ पर एक धातु डला होता है जो करंट को पास करवाता है। ये धातु होता है लिथियम का। किसका होता है? लिथियम का। तो बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? लिथियम। इसलिए बैटरियों को लिथियम की बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के हो गए 10 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए 10 क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाएं, टेस्ट के लिए अगेन टेलीग्राम चैनल पर जाएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। खुद का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।